Hello everyone, welcome to SK Journey and welcome to the last lecture of part A of Unit 1. ये last lecture है and next lecture हमारा scope of sociology पे आएगा. Okay? तो आज हम enlightenment और counter enlightenment movements के बारे में देखेंगे. इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन सोशियोलॉजी के बारे में देखेंगे और ओवरऑल समरी देखेंगे कि सोशियोलॉजी का एमर्जेंस कैसे हुआ. विल टॉक अबाउट द डिफरेंट रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन. ये सारी चीजें हम देखेंगे. जो रेवोल्यूशन है उसमें आपके जो मैंने मॉडर्निटी के पॉइंट्स बताए हैं सेम वही एग्जैक्ट एज इट इज आएंगे. ठीक है, तो आपको उसको उससे कनेक्ट करना है. लेट्स स्टार्ट. तो कल हमने पढ़ा था मसाला टी के बारे में. कल हमने मसाला चाय के बारे में देखा था, दैट इज स्पाइसेस. ये जो स्पाइसेस थी ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे मॉडर्निटी के. यहाँ पर हमने साइंटिफिक मॉडर्निटी के बारे में देखा था, पॉलिटिकल मॉडर्निटी के बारे में देखा था, आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी के बारे में देखा था. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट योर दिस cultural modernity. We have talked about economic modernity and social modernity and technological modernity. तो जो आपके टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी में हमने देखा, जो इकोनॉमिक मॉडर्निटी में देखा, यही सारे पॉइंट्स जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हैं. जो फीचर्स हमने यहाँ पर देखा वही सारे फीचर्स हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखेंगे. इस टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी और इकोनॉमिक मॉडर्निटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी आ रही है, इकोनॉमिक मॉडर्निटी आ रही है. इसकी वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है. वो हमने सोशल मॉडर्निटी में देखा था, है ना. तो ये सारी चीज हमें इंटरलिंक करनी है. जो उसके चेंजेस थे, जो इससे रिलेटेड चेंजेस आ रहे थे, जैसे अर्बनाइजेशन आ रहा था, माइग्रेशन आ रहा था, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रही थी. पहले एक्सटेंडेड फैमिली थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली आ रही थी. तो ये सारे क्या थे, ये इस मॉडर्निटी के चेंजेस थे जो हमने सोशल मॉडर्निटी में देखा था. तो आपको इंटरकनेक्ट करना आना चाहिए. फिर हमने देखा था कि मॉडर्निटी के दो ग्रुप्स होते. मॉडर्निटी के रिएक्शन में दो ग्रुप आए थे. एक जो उसको प्रोग्रेसिव कंसिडर कर रहे थे, जिसमें हमने थिंकर्स देखे थे, सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, टारकोट पार्सन. इन सब के बारे में हमने देखा था. और एक जो उसके क्रिटिक थे, जो उसको एज अ नेगेटिव देख रहे थे. तो कल मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था, आज मैं यहाँ से कराऊंगी. ये जो क्रिटिक थे, इन लोगों ने काउंटर एनलाइटनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया. इनको हम काउंटर एनलाइटनमेंट थिंकर्स भी कहते हैं. ठीक है, तो दे वर क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्निटी एंड दे वर सपोर्टर ऑफ द मॉडर्निटी. तो आज हम इन सब के बारे में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब काउंटर एनलाइटनमेंट मूवमेंट जो आया था उसमें दो मेजर थिंकर्स थे जिनसे एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अपोजिशन आता है. वो थे आपके लुई डे बोनाल्ड एंड जोसेफ डी मास्टर. इनकी साइड से स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ अपोजिशन आता है. ये कहते हैं, अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करें, तो जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स है वो फोकस करते हैं इंडिविजुअलिज्म पे. ये कहते हैं कि इंडिविजुअल इज एट द सेंटर ऑफ एक्टिविटी. फोकस है इंडिविजुअलिज्म पे. इंडिविजुअल इज एट द सेंटर ऑफ एक्टिविटी. इनका फोकस है फ्रीडम पे, लिबर्टी पे. लेकिन अगर इनके काउंटर में देखें हम, इनके काउंटर में जो ये लोग हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सोसाइटी इज एट द सेंटर ऑफ एक्टिविटी. सोसाइटी एक गॉड क्रिएशन है. सोसाइटी एक होली क्रिएशन है. पीपल शुड नॉट टेम्पर विद इट. और सोसाइटी का हर एक पार्ट इंटरकनेक्टेड है. अगर एक पार्ट में आप टेम्पर करोगे तो पूरी सोसाइटी क्रम्बल हो जाएगी. सो दे डिमांडेड फॉर स्टेटस को.
means no changes. They advocated for return to the past, return to the Middle Ages. और अगर हम एनलाइटनमेंट थिंकर्स की बात करें तो ये कहते थे कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे, जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशन है, इफ दे डू नॉट फुलफिल द टेस्ट ऑफ रीजनिंग, तो इनको अबेंडन कर दो। अगर कुछ भी कस्टम, कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी रिलीजन, कोई भी रिचुअल प्रैक्टिस अगर आपको रीजन नहीं दे रहा है कि ये करने से ये हो रहा है या कोई एविडेंस नहीं दे रहा है तो उसको मत मानो। That practices, that customs, that tradition should be abandoned if they are not fulfilling the test of reasoning. They says कि ये जो चेंज हो रहा है, ये जो मॉडर्निटी आ रही है, मॉडर्निटी की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, इससे रिफॉर्म्स आएंगे, हैप्पीनेस आएगी, जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव बनेगी, मॉडर्न सोसाइटी बनेगी। लेकिन जो ये लोग थे, ये लोग कंजर्वेटिव थे। ये कहते थे कि इस चेंज से कयास आएगा, डिसऑर्डर आएगा, एक इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी, तो वी शुड रिटर्न बैक टू द पास्ट। तो ये इन दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस है कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते थे, ये सोसाइटी पे फोकस कर रहे हैं, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल को एट द सेंटर ऑफ एक्टिविटी देखते हैं, ये सोसाइटी को एट द सेंटर ऑफ एक्टिविटी देखते हैं। ये कहते हैं कि जो भी कस्टम, जो भी ट्रेडिशन, रिचुअल, रिलीजन, सोशल इंस्टीट्यूशन अगर वो रीजनिंग का टेस्ट पास नहीं कर रहे हैं तो दे मस्ट बी अबेंडेंड। और जो ये मॉडर्निटी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं ये पॉजिटिव है, इससे सोसाइटी प्रोग्रेसिव बनेगी, मॉडर्न बनेगी, रिफॉर्म्स आएंगे, हैप्पीनेस आएगी। बट ये क्या कह रहे थे, दे वर डिमांडिंग स्टेटस को, दे वर सेइंग वी मस्ट रिटर्न टू द पास्ट। ये कंजर्वेटिव थे, ये कह रहे थे कि इन चेंज की वजह से, जो चेंजेस हैं इनकी वजह से कयास आएगा, डिसऑर्डर आएगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, जो सोसाइटी के पार्ट्स है वो सारे इंटरकनेक्टेड है, अगर एक में टेम्पर करोगे तो पूरी सोसाइटी क्रम्बल डाउन हो जाएगी। फिर हमारे इरविंग जेटलिन, ये 10 ऐसे पॉइंट्स बताते हैं, 10 ऐसे प्रोपोजिशन बताते हैं जो कंजर्वेटिव रिएक्शन एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट देते हैं। ठीक है, तो हम वो पॉइंट्स देखते हैं। मैंने आपको स्टार्ट अभी बता दिए हैं कुछ पॉइंट, विल सी अगेन। तो कंजर्वेटिव्स कहते हैं सोसाइटी, फर्स्ट पॉइंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सोसाइटी गॉड क्रिएशन है, होली क्रिएशन है, जिसका अपना ही एक एग्जिस्टेंस है। और एनलाइटनमेंट थिंकर्स कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो सेंट्रल टू सोशल लाइफ है, तो दे फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। सेकेंड पॉइंट, कंजर्वेटिव्स कहते हैं सोसाइटी प्राइमरी है, सोसाइटी प्राइमरी है और जो इंडिविजुअल है वो सेकेंडरी है। लेकिन हमारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स कहते हैं कि इंडिविजुअल प्राइमरी है और सोसाइटी सेकेंडरी है। तीसरी बात, कंजर्वेटिव क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल्स आर द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी ने इनको एक रोल दिया है, एक पोजीशन दी है, एक रिलेशनशिप दिया है टू फिट इन दैट। तो इंडिविजुअल्स जो है वो सोसाइटी के सिर्फ एक पार्ट हैं एंड दे हैव सम रोल्स, सम पोजीशन, सम रिलेशनशिप टू प्ले इन इट। बट इनलाइटनमेंट क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बन रही है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी रादर देन जस्ट फिटिंग इनटू इट। कंजर्वेटिव कहते हैं कि सोसाइटी के पास जो है वो इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, अगर एक से टेम्पर करोगे तो बाकी सारे पार्ट्स को वो एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एनलाइटनमेंट क्या कहते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये प्रोग्रेसिव है और ये कभी भी सोसाइटी को एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो पांचवा, कंजर्वेटिव क्या कहते हैं कि ये जो चेंजेस है इसकी वजह से सोसाइटी और इंडिविजुअल बहुत ज्यादा सफर करेंगे, क्योंकि एक कयोस की सिचुएशन आ रही है, एक डिसऑर्डर की सिचुएशन आ रही है, इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ रही है। लेकिन
एनलाइटनमेंट कहते हैं कि ये जो चेंज है इनसे रिफॉर्म और हैप्पीनेस आएगी। कंजर्वेटिव सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी पे फोकस करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो जैसे अगर इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस है, रिचुअल्स है, प्रैक्टिसेस है, अगर ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इन चीजों के, तो उस पे कंजर्वेटिव फोकस नहीं करते। लेकिन जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो वो उस पे भी फोकस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंजर्वेटिव की, तो कंजर्वेटिव क्या कहते हैं कि सोसाइटी इज लार्जली यूजफुल। सोसाइटी जो है वो यूजफुल है बिकॉज इट प्रोवाइड फैमिली, नेबरहुड, रिलीजन। इट प्रोवाइड फैमिली, नेबरहुड एंड रिलीजन टू इंडिविजुअल फॉर देयर बेटर सर्वाइवल। तो इंडिविजुअल बेटर सर्वाइव कर सके इसलिए सोसाइटी उसको फैमिली देता है, नेबरहुड देता है, रिलीजन देता है। बट एनलाइटनमेंट कहते हैं लेकिन जो वो साथ साथ डॉगमास दे रहा है, सुपरस्टिशन दे रहा है, इररेशनल प्रैक्टिसेस दे रहा है, उसका क्या? तो they are not focusing on the conservatives are not focusing on the negative aspects, but enlightenment are also focusing on negative aspects. तो फैमिली, नेबरहुड, रिलीजन देता है, कंजर्वेटिव कहते हैं विच इज बेटर फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन एनलाइटनमेंट कहता है कि साथ साथ डॉगमास भी तो देता है, सुपरस्टिशन भी तो देता है, इरेशनल प्रैक्टिसेस भी तो देता है। कंजर्वेटिव कहता है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इससे एक फेयर और एंजाइटी की कंडीशन बनेगी। लेकिन इनलाइटनमेंट थिंकर्स क्या कहते हैं कि ये जो फेयर और एंजाइटी है ये टेम्पररी अफेयर्स है, लॉन्ग टर्म में इससे स्टेबिलिटी आएगी, अभी दिस इज ओनली अ टेम्पररी अफेयर। फिर कंजर्वेटिव कहता है कि ये जो वर्शिप है, रिचुअल्स है, सॉरी, कंजर्वेटिव टॉक्स अबाउट irrational non irrational factors like worship, rituals, ceremonies। कंजर्वेटिव कहते हैं ये जो नॉन रैशनल फैक्टर्स हैं, ये जो इरेशनल फैक्टर्स हैं, जैसे वर्शिप है, रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, ये एक सोशल लाइफ को मीनिंग देते हैं। जैसे जैसे रैशनैलिटी आती रहेगी, ये जो इरेशनल फैक्टर्स है ये डिक्लाइन होते रहेंगे और इन प्रैक्टिसेस में डिक्लाइन होते रहेंगे, तो जो मीनिंगफुल लाइफ दे रहा है उस वो फैक्टर्स डिक्लाइन हो जाएंगे। बट एनलाइटनमेंट ऑलरेडी कहते हैं कि जो ये इरेशनल फैक्टर्स है इनको रिजेक्ट करते हैं, वो इनके कॉन्टिन्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। कंजर्वेटिव सपोर्ट करते हैं कि जो ये हायरार्की है सोसाइटी में ये होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी में। लेकिन एनलाइटनमेंट क्या सपोर्ट करते हैं? दिस सपोर्ट्स फॉर इक्वालिटी इन द सोसाइटी, दे सपोर्टेड इक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो अगर मान लो मॉडर्निटी पे क्वेश्चन आता है तो आप पहले बताएंगे कि व्हाट इज मॉडर्निटी, फिर आप इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताएंगे जो मैंने आपको बताया था, फिर आप दो ग्रुप्स के बारे में बताएंगे, एक जो उसको सपोर्ट करते हैं, इसमें आप थिंकर्स के बारे में बताएंगे जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्ट, और एक इसके क्रिटिक के बारे में बताएंगे। क्रिटिक में जो 10 पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो थिंकर्स हैं लुई डी बोनाल्ड, जोसेफ डी मेस्टर, इनके बारे में बताएंगे अगर मॉडर्निटी पे आता है तो। ठीक है, तो ये था काउंटर एनलाइटनमेंट थिंकर्स के बारे में। नाउ कम टू द रेवोल्यूशन पार्ट। अब हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन, तो कमर्शियल रेवोल्यूशन में क्या होता था कि क्या हुआ कि जो पहले इकोनॉमी थी वो सबसिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन जब कमर्शियल रेवोल्यूशन आया तो एक ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी बन गई। पहले हमारे ट्रेड जो पहले ट्रेड होता था वो लैंड रूट के थ्रू होता था। ठीक है, इंडिया, चाइना, इन सब के साथ ट्रेड लिंकेजेस थे जो कि लैंड रूट से होता था। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो यहाँ चाइना से, इंडिया से और अफ्रीका से जो गुड्स जाते थे एंशियंट सिल्क रूट की मदद से, वो यूरोपियन के मार्केट में जाने से पहले इटली
को पास करते थे। और इटालियन की मोनोपोली थी यहाँ पे, इटली कंट्रोल करता था पूरा ट्रेड। तो यहाँ पे जो सिटीज थी, वेनिस थे, फ्लोरेंस थे, ये कंट्रोल करते थे और ये क्या करते थे कि प्राइस को इन्फ्लेट कर देते थे। तो जब वो यूरोपियन मार्केट में जाता था तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था सामान। तो इसी चीज को लेकर स्पेन ने और पोर्टुगल ने फंडिंग स्टार्ट करी। फिर सी रूट्स डिस्कवर्ड होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी मैं जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ। तो अब क्या हुआ कि कमर्शियल रेवोल्यूशन से देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम लैंड रूट टू सी रूट। मैंने प्रॉपर पूरा मैप के थ्रू आपको बताया था एंशियंट सिल्क रूट में किस तरीके से ट्रेड होता था, क्या प्रॉब्लम आई थी, फिर क्यों फंडिंग स्टार्ट की थी, वास्को डिगामा, कोलंबस, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है। फिर उसके बाद कमर्शियल रेवोल्यूशन से क्या होता है, देयर वाज एक्सपेंशन इन बैंकिंग। अब क्योंकि ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है तो क्रेडिट फैसिलिटीज की नीड होती है। तो बैंकिंग, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग होती है। नए नए इन्वेंशंस होते हैं, जैसे चेक है, पेपर मनी, इससे और ज्यादा बैंकिंग एक्सपेंड होती है। फिर तीसरा, ग्रोथ ऑफ कंपनीज। कंपनीज की ग्रोथ होती है, जैसे रेगुलेटेड कंपनीज आती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आती है। एग्जाम्पल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का ग्रो हो रहा है। चौथा, राइज इन मिडिल क्लास। तो बाय 17th सेंचुरी जो ये मर्चेंट है, मर्चेंट्स, बैंकर्स, जो शिप ओनर्स होते हैं, ये एक वेल्दी क्लास फॉर्म करते हैं, वेल्दी मिडिल क्लास फॉर्म करते हैं ये 17th सेंचुरी के आसपास। और 19th सेंचुरी तक आते आते ये क्लास जो है दे गेन्ड पॉलिटिकल पावर। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे कमर्शियल रेवोल्यूशन होता है तो यूरोपनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड होता है। अब यूरोपनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कैसे हो रहा है कि जो जब ट्रेड हो रहा है, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कोलोनियलिज्म की तरफ बढ़ रही है, मिशनरी एक्टिविटीज हो रही है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है, तो यूरोपियन कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। अमेरिका में अगर हम देखें, एशिया में अगर हम देखें, अफ्रीका में अगर हम देखें, तो इन फैक्टर्स की वजह से ट्रेड, कॉलोनियलिज्म, मिशनरी एक्टिविटीज, इन फैक्टर्स की वजह से इन जगहों पर यूरोपियन नॉर्म्स और और जो यूरोपियन प्रैक्टिसेस है ये बहुत ज्यादा हेविली इन्फ्लुएंस करती है इन जगहों को, बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कमर्शियल रेवोल्यूशन था। उसके बाद अगर हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन देखें तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन 16 से 18 सेंचुरी के बीच में आता है। यहाँ पर आपको रेनेसा के जो थिंकर्स हैं, जो मैंने आपको बताए थे सेकंड वीडियो में, कोपरनिकस के बारे में बताना है, गैलीलियो गैलीली के बारे में बताना है, यहाँ पे आपको आइजैक न्यूटन के बारे में बताना है। इससे पहले आपको ये बताना है कि पहले जो चर्च था, चर्च वॉज एपिसेंटर ऑफ पावर, चर्च वॉज एपिसेंटर ऑफ अथॉरिटी, चर्च वॉज एपिसेंटर ऑफ लर्निंग। फिर जो हमारे ये साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, जो हमारे एक्सप्लोरर्स होते हैं, दे बिकम एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है, सारे रेवोल्यूशन को मैंने पहले समझा रखा है। तो आपको वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर डालने हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है कि इट इनकरेज्ड पीपल टू मूव बियॉन्ड रिलीजियस एंड फ्यूडल लिमिटेशन ऑफ मिडिल एजेस। एडवांसमेंट होती है वेरियस फील्ड में, एडवांसमेंट होती है विजुअल आर्ट्स में, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, नेविगेशन में। जो भी रेनेसा के पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर डालना है। ये साइंटिफिक मेथड को इनकरेज करते हैं, ये साइंटिफिक रीजनिंग की बात करते हैं, एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी ने क्या कह रखा था कि क्रिश्चियनिटी बिलीव करती थी कि यूनिवर्स जो है वो जियोसेंट्रिक है,
लेकिन कॉपरनिकस आते हैं और कॉपरनिकस उसको चैलेंज करते हैं और साथ में प्रूफ भी करते हैं। तो एविडेंस बेस्ड प्रूफ भी करते हैं कि हीलियोसेंट्रिक है, कि अर्थ जो है वो हीलियोसेंट्रिक है। तो साथ चैलेंज के साथ साथ ही इज गिविंग एविडेंस ऑल्सो। तो एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात होती है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विलियम हार्वे आते हैं 1578 से 1657। विलियम हार्वे डिस्कवर हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी। ये बताते हैं कि किस तरीके से हार्ट ब्लड को पंप करता है इन कॉन्टिन्यूअस लूप। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलता है इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एनाटॉमी। ये भी रेनेसा के टाइम पे आ रही है। ये थिंकर मैंने वहां पर नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ये भी आपको मेंशन करना है साइंटिफिक रेवोल्यूशन में। फिर कुछ पोस्ट रेनेसा पोस्ट एनलाइटनमेंट थिंकर्स आते हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन आते हैं। इनका टाइम पीरियड 1809 से 1882 के बीच में होता है। इनकी एक फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक में ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम सिंपली इसको देखें तो सिंपली कुछ ये इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनिमल्स है और प्लांट्स है, वो अपनी सराउंडिंग में, जो भी एनिमल और प्लांट्स अपनी नेचुरल सराउंडिंग में चेंजेस को अडेप्ट कर लेता है, वही आगे जाके सरवाइव करता है और वही आगे जाके अपने ट्रेट्स अपने ऑफस्प्रिंग को पास ऑन करता है। तो सिंपल यही है। तो दिस आइडिया शेप मॉडर्न बायोलॉजी। इससे पता चलता है कि लाइफ ऑन अर्थ कैसे चलती है। तो जो अडेप्ट कर लेगा चेंजेस को, वही सरवाइव कर लेगा। जो उस अडेप्ट को चेंज नहीं कर पाता, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो आगे वो स्पीशीज बचेगी नहीं। ठीक है, तो इन्हीं की थ्योरी को, चार्ल्स डार्विन की ही थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर सोसाइटी में डालते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था, इसलिए इनको सोशल डार्विनिस्ट कहते हैं। इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1820 से 1903 में आता है। तो ये जो उनकी थ्योरी है उसको सोसाइटी में डालते हैं। ये कहते हैं कि जिस तरीके से एनिमल इवॉल्व होता है, कैसे एनिमल इवॉल्व हो रहा है, कि जो भी उसके सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उसको वो अडेप्ट कर ले रहा है, तो वो आगे जाके सरवाइव कर रहा है और अपने ट्रेड्स ऑफस्प्रिंग को पास कर रहा है। ऐसे इस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये कहते हैं कि उसी तरीके से ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व होती है। जिस तरीके ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व होती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ती रहती है और कंपटीशन होता रहता है। जो स्ट्रांग और कैपेबल लोग होंगे वो आगे चल जाएंगे, आगे सक्सीड हो जाएंगे, सरवाइव कर लेंगे। जो उन चेंजेस को, जो भी सिंपल से जैसे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, टेक्नोलॉजिकल आएंगे, हर तरीके की फील्ड में चेंजेस आएंगे। तो जो उन चेंजेस को अडेप्ट कर लेगा, वो आगे, जो कैपेबल होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा, वो आगे जाके सरवाइव करेगा और जो वीकर वंस है वो स्ट्रगल करते रहेगा। तो ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसको सोशल डार्विनिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पोस्ट रेनेसा डेवलपमेंट्स है। कुछ हर्बर्ट स्पेंसर को आप पोस्ट रेनेसा डेवलपमेंट या पोस्ट एनलाइटनमेंट थिंकर्स में डालोगे, चार्ल्स डार्विन को आप डालोगे, विलियम हार्वे को आप रेनेसा में डालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर एनलाइटनमेंट का अगर हम पीरियड देखें तो 17 से 18 सेंचुरी के बीच में आता है। यहाँ पर क्या होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस पीरियड में आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एम्फेसिस दिया जाएगा आपको रीजन पे, साइंस पे, इंडिविजुअलिज्म पे। इस सब पे फोकस किया जाएगा, एज अपोज टू किसके अपोज में, ट्रेडिशन के अपोज में, रिलीजन के अपोज में, मोनार्की के अपोज में। ठीक है, इन सब के अपोज में ये चीजें आएंगी। तो की फीचर्स क्या आते हैं यहाँ पे, की फीचर्स है रीजन ओवर सुपरस्टिशन। थिंकर्स क्या कहते हैं कि आपका जो रीजन है, रीजन शुड बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉट एनी सुपरस्टिशन या डॉगमा। ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। रीजनिंग,
Reasoning should be the proper source of knowledge. They focused on empiricism. Empiricism में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ये आपका फाउंडेशन होना चाहिए नॉलेज का. दिस एज फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म. ये इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं. ये कहते हैं इंडिविजुअल हैव एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली. तो थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, अपने राइट्स की बात करो, फ्रीडम की बात करो. जो आपको चर्च ने बता दिया, जो आपको ट्रेडिशन ने बता दिया, जो रिचुअल्स ने बता दिया, उस पर विश्वास मत करो. रीजनिंग की बात करते हैं, एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं. ठीक है. और ये चैलेंज करते हैं अथॉरिटी को. कौन सी अथॉरिटी? मोनार्की, अथॉरिटी ऑफ चर्च. और इसके अगेंस्ट क्या कहते हैं कि इनके अगेंस्ट आप सेक्युलर गवर्नेंस की बात करते हैं. तो ये सारी चीजें हैं. इसमें आप की थिंकर्स के बारे में लिखेंगे, इसमें आप जॉन लॉक के बारे में लिखेंगे, वोल्टेयर के बारे में मेंशन करेंगे. ये सब डिटेल में मैंने आपको बताया है. रूसियो के बारे में बताएंगे, मॉन्टेस्क्यू के बारे में लिखेंगे, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बताएंगे, थॉमस हॉब्स के बारे में बताएंगे. इन सारी चीजों के बारे में आप बताएंगे. फिर एक यहाँ पर थिंकर है जो मैंने पहले नहीं बताया था, रेने डिडरो. ये एक प्रिंसिपल एडिटर हैं इनसाइक्लोपीडिक के. अभी जो इनसाइक्लोपीडिक है, ये जाइंट कलेक्शन है ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. तो ये कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को इन सारी इंफॉर्मेशन को इस बुक के थ्रू शेयर करते हैं. और ये चाहते हैं कि बाय शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन ही वांटेड टू हेल्प पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ. ना कि उनको जो बताया जा रहा है वही उस चीज पे वो सोचें. ठीक है. सो ये इन सारी चीजों को, इन इंफॉर्मेशन को शेयर करके ही वांटेड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ, ना कि जो उनको बताया जा रहा है बस वही वो एक्सेप्ट करें. तो इससे क्या हुआ कि एक इनलाइटनमेंट आइडिया का स्प्रेड हुआ. जब लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, आर्ट के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो इनलाइटनमेंट के आइडियाज स्प्रेड हुए. बहुत सारी ऑडियंस को इसके बारे में पता चला. तो इनका थॉट ये था कि जो नॉलेज है इट शुड नॉट जस्ट बिलोंग टू किंग्स और चर्च, इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन. तो आप इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं. अब हम डिफरेंस देखते हैं रेनेसा और एनलाइटन के बीच में. क्योंकि इसमें सबको प्रॉब्लम होती है. एनलाइटनमेंट और रेनेसा के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, तो ये जो टाइम पीरियड है इसका 14 15 सेंचुरी से 17 18 सेंचुरी के आसपास का है, और ये 18 सेंचुरी का है. लेकिन एनलाइटनमेंट का जो बहुत सारे आइडियाज हैं, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनेसा. ठीक है. रेनेसा जो है वो फोकस करता है ऑन नेचुरल साइंसेस. जैसे रेनेसा में फोकस है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड कैसे चलता है. यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी पे फोकस होगा, फिजिक्स पे होगा, बायोलॉजी पे होगा. अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल वर्ल्ड की बात होती है यहाँ पे. किस तरीके से यूनिवर्स वर्क करता है उसके बारे में होगा. ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं. तो चैलेंज टू एंशियंट एंड रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स, कि जिस तरीके से एंशियंट और रिलीजियस एक्सप्लेनेशन था यूनिवर्स को, उसको वो चैलेंज करते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें एनलाइटन में, तो मेनली फोकस क्या है? मेनली फोकस पॉलिटिक्स पे है, फिलॉसफी पे है, ह्यूमन सोसाइटी पे है. यहाँ पर एम्फसाइज करते हैं ये ऑन रीजन. एम्फसाइज है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. यहाँ पर बात करते हैं ये ह्यूमन राइट्स की, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं. यहाँ पे ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं. दे वर क्रिटिक ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी.
लाइक चर्च। तो ये डिफरेंसेस है इसमें। यहाँ पर ये बात करते हैं रेनेसा, यहाँ पे एनलाइटनमेंट। रेनेसा बात करता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट के बारे में, लिटरेचर, इसके रिवाइवल के लिए बात करते हैं। यहाँ पे फोकस है ऑन ह्यूमैनिज्म, यहाँ पे रिवाइवल ऑफ नॉलेज ऑफ एंशियंट रोम के बारे में बात करते हैं, एंशियंट रोम एंड ग्रीस। अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर फोकस है रीजन पे, साइंस पे, रैशनल थॉट पे, और ये सब अप्लाई करना है कि ह्यूमन सोसाइटी कैसी होती है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उस पे। इन सब से ये क्या करेंगे, ये रिफॉर्म करेंगे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर आप जॉन लॉक, वोल्टेयर, रूसियो, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो, मैकियावेली, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एम्फेसिस होता है ब्यूटी ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। हमने देखा था इन्होंने स्कल्प्ट किया था स्टैच्यू ऑफ डेविड, है ना? तो ब्यूटी ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी पे एम्फेसिस होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन पे होता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर की बात, ह्यूमन कंडीशन की बात होती है यहाँ पर। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है रेनेसा और एनलाइटनमेंट पे। और एनलाइटनमेंट के जो बहुत, जो जितने भी आइडियाज हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसा। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि रेनेसा और एनलाइटन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज की, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो नेक्स्ट अगर हम इम्पैक्ट देखें, तो यहाँ पर रेनेसा का इम्पैक्ट अगर हम देखें, अच्छा ये मैंने बता दिया है ना आपको इम्पैक्ट, हाँ, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमैनिज्म, इन सब की बात होती है। ठीक है, और भी कुछ इसके इम्पैक्ट हैं कि जो आर्ट है, कल्चर है, इंटेलेक्चुअल थॉट है, ये भी रिवाइव होते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत अचीवमेंट्स मिलती है पेंटिंग में, स्कल्पचर में, लिटरेचर में। और जो ये रेनेसा है, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करता है बाय इनकरेजिंग इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी। यहाँ पे कमर्शियल रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे ये एक्सप्लोरर्स थे, वास्को ड गामा, ये सब सी रूट डिस्कवर करेंगे, तो कमर्शियल रेवोल्यूशन होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, तो सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म्स आएंगे। इससे क्या होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो फ्यूल द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें। यहाँ पर दे इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज, दे इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट। तो ये सारे कुछ इम्पैक्ट हैं इसके। अब आते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं आपको कहानी बता देती हूँ जल्दी से, हालांकि ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके इम्पैक्ट ही हम देखते हैं। अगर हमें सोशियोलॉजी में करना भी होता है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, लेकिन एक कहानी के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी पे स्टार्ट होता है। इसके अगर हम कुछ कॉजेज देखें, तो सबसे पहले अगर सोशल कॉजेज देखें, तो सोशल कंडीशन बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, मिजरेबल लाइफ जी रहे थे लोग। और जो सोसाइटी है, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एक थी क्लर्जी, सेकेंड स्टेट वाज नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट में ये सारे लोग आते थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब आते थे। जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे, ये टैक्सेस नहीं देते थे, और जो ये वाले थर्ड स्टेट के लोग थे,
इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, इनको हाई टैक्सेस देने पड़ते थे, इनके पास कोई भी सोशल पॉलिटिकल राइट नहीं था, ना ही सोशल राइट से ना ही पॉलिटिकल राइट से, और ये मिजरेबल लाइफ जी रहे थे। अगर हम ये था सोसाइटल कॉजेस, अगर हम कुछ देखें तो। अब इकोनॉमिक कॉजेस अगर हम देखें तो लुई 16 के टाइम पे बहुत ज्यादा वॉर्स हुए। स्टेट ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी। फिर दूसरा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और टैक्स बर्डन जो था वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पे था, तो गरीबी में आटा गीले वाली बात थी। एक तो वो वैसी गरीब, कोई राइट्स नहीं है, मिजरेबल लाइफ है, ऊपर से पूरा टैक्स बर्डन भी उन्हीं पे था। और दूसरा, जो ये पैलेसेस थे इनके बड़े बड़े, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस, रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे भी बहुत खर्चा होता था। अगर हम पॉलिटिकल कॉजेस देखें तो जो ये लुई 16 था, बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक था। वॉज ऑटोक्रेटिक रूलर, वीक विल और लग्जरियस लाइफ जीता था ये। मासेस जो थे वो पोवर्टी और हंगर से सफर करते थे, और ये लग्जरियस लाइफ जी रहा था, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा एंगर था इसको लेकर। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ इंटेलेक्चुअल कॉजेज भी हैं, जैसे हमारे जो थिंकर्स आते हैं, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इनकी थिंकिंग जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, रूसियो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये सब भी इन्फ्लुएंस करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ये जो इंटेलेक्चुअल कॉजेज हैं, दे रिजेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स, दे रिजेक्टेड द डिवाइन राइट्स थ्योरी, दे रिजेक्टेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, दे प्रोमोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, ये पीपल्स सोवरेनिटी की बात करते थे। दे एक्सपोज द फ्लॉज ऑफ ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, तो इनका भी कहीं ना कहीं रोल रहा। अब 1786 में क्या होता है, लुई 16 के कंट्रोलर जनरल चार्ल्स एलेक्जेंड्रा एक फाइनेंशियल रिफॉर्म पैकेज प्रपोज करते हैं, जिसमें यूनिवर्सल लैंड टैक्स के बारे में बात की थी। क्योंकि इकोनॉमी कंडीशन बहुत ज्यादा डिटेरियोरेटेड थी, तो यूनिवर्सल लैंड टैक्स के बारे में बात करते हैं, और इसमें कहते हैं कि कोई भी अब प्रिविलेजेस को भी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो ये 1786 में ये हो रहा है। 1789 के आसपास, मई 1789 के आसपास, ये सिर्फ मैं एक कहानी के तौर पे बता रही हूँ आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो मई 1789 के आसपास लुई 16 ई स्टेट, तीनों ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं, और उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोलते हैं। 1614 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि ई स्टेट जनरल्स की मीटिंग हो रही थी। थर्ड ई स्टेट के लोग जो थे वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन डिमांड करते थे। इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इनके वोट को जो ऊपर के दो स्टेट के लोग थे वो ओवरकास्ट कर देते थे, तो उनके वोट्स इन पे भारी पड़ जाते थे, जबकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो ये बहुत टाइम से इक्वल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर रहे थे। जब स्टेट जनरल मिलते हैं, इसके बीच में डिबेट होती है, और देवर डिमांडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है। तो फॉर्मली बात ना बनने की वजह से थर्ड स्टेट दोबारा 17 जून को मिलता है, एंड दे अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ नेशनल असेंबली। जब लुई 16 को ये सब पता चलता है, तो वो थर्ड स्टेट के लोगों को पैलेस ऑफ वर्साई की एंट्री उनकी एंट्री पैलेस ऑफ वर्साई पर उनके एंट्री पे रोक लगा देता है। इसकी वजह से थर्ड स्टेट लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एंगर आ जाता है नोबिलिटी और क्लर्जी को लेकर, क्योंकि नोबिलिटी और क्लर्जी उनको हमेशा दबा कर रखते थे। तो उनको लगा कि अगर अभी वो चुप रहेंगे तो नए टैक्सेस का भी बोझ उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। 20 जून को थर्ड स्टेट के लोग पैलेस ऑफ वर्साई के बाहर एक टेनिस कोर्ट है, वहां पर असेंबल होते हैं, और ये शपथ लेते हैं कि जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। मीनवाइल क्या हो रहा था कि जो कैपिटल पेरिस थी वहां पे बहुत ज्यादा वॉयलेंस हो रहा था। मिलिट्री कूप के रॉमर्स फैल रहे थे। पूरी सिटी में
इंस्टेबिलिटी की कंडीशन थी। ठीक है, वायलेंस हो रहा था, मिलिट्री कूप के र्यूमर्स फैल रहे थे। 14 जुलाई को उस तरीके से आइए 14 जुलाई को कुछ लोग मॉब अटैक कर देते हैं बैस्टिल में। बैस्टिल क्या था? एक रॉयल फोर्ट्रेस था जहाँ पे सारे आर्म्स और एम्युनिशन थे। मेनली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, व्हेन मॉब अटैक बैस्टिल, जो एक फोर्ट्रेस था। पीजेंट्स इस रेवोल्यूशन के टाइम पे पीजेंट जो टैक्स कलेक्टर थे, नोबल्स थे, उन सबके घरों को जला देते हैं। लेट अगस्त तक आते आते असेंबली डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन को पास करता है, जो नेशनल असेंबली है। इस असेंबली में, इस डिक्लेरेशन में इक्वालिटी की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात होती है। वो बोलते हैं कि इनके बेसिस पे ही गवर्नमेंट बनाई जाएगी। 1791 तक आते आते कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है। यहाँ पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं तो मिडिल क्लास को डोमिनेंट पोजीशन दी जाती है, लेकिन वुमेन भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वुमेन के साथ हो जाता है प्रैंक, क्योंकि वुमेन को राइट्स अभी भी नहीं दिए जाते। राइट्स सिर्फ मेन को दिए जाते हैं, और वो भी एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में जो आते हैं उनको, मतलब पैसिव सिटीजन्स के मेन को तो नहीं दिया जाता। सिटीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन्स को वोट दिया जाता है और वुमेन को तो दिया ही नहीं जाता, जबकि वुमेन जो है वो रेवोल्यूशन में बहुत जम के पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वुमेन के साथ ये लोग लास्ट में प्रैंक कर देते हैं। अब मिडिल क्लास जो है उसको बहुत ज्यादा एक डोमिनेंट पोजीशन मिल जाती है। मोनार्की को टोटली अबॉलिश नहीं करते, लेकिन मोनार्की को अंडर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ला दिया जाता है। ठीक है, मोनार्क वॉज अंडर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया। तो अब ये सब देख के आसपास के मोनार्क को लग रहा था कि अगर ये फ्रांस में हो रहा है तो ये हमारे यहाँ भी हो सकता है, तो चलो लुई 16 की मदद करने चलते हैं। So they decided to bring back monarchy in France, helping Louis XVI। लेकिन उससे पहले नेशनल असेंबली रेवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट कर देती है अगेंस्ट देम। अब 1791 में, क्योंकि वो उसकी मदद करने आ रहे थे लुई 16 की, और लुई 16 भी कहीं ना कहीं अपनी उससे परेशान था, तो ही अटेम्प्टेड टू फ्ली, भागने की कोशिश करता है, बट ही वॉज कैप्चर्ड और उसको प्रिजनर बना दिया जाता है। 1793 में लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्वीन मैरी को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी 1791 में, ये कुछ रेडिकल ग्रुप्स ने फॉर्म करी थी, जैसे गिरोंडिन, जैकोबिन। तो ये किंग को एज अ ट्रेटर देखते थे और ये हमेशा रिपब्लिक की बात करते थे। तो यहाँ पर 1793 तक लुई 16 का को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसकी जगह आते हैं, अब पावर में आते हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग फ्रांस रिपब्लिक, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेयर मोनार्की को अबॉलिश करते हैं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड जो रूलिंग का था वो 1793 से 1796 का था। इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है फ्रांस में। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके रखता था, बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट देता था, और बहुत सारा इस टाइम पे, ये जो रेन ऑफ टेरर है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन हुए नोबल्स के, प्रीस्ट के। मोनार्की तो अबॉलिश हो गई थी, लेकिन एक अलग तरीके का डर फिर से फैल गया था, रेन ऑफ टेरर था। बाद में इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, ये क्योंकि ये और भी महान था। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्टरेट एस्टेब्लिश होता है 1795 में। 1796 तक 95 96 तक इसका रूल चलता है। 1795 में डायरेक्टरेट एस्टेब्लिश होता है
लेकिन बाद में 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट उसको भी ओवरथ्रो कर देता है और वो रूल करता है, तो रेवोल्यूशन एंड हो जाता है और एक स्टेबल गवर्नेंस आती है। तो यहाँ तक ही है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी इतना ही है, बाकी सारी वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो इतना ही था। ये सिर्फ एक कहानी के तौर पे बता दिया ताकि आपको थोड़ा एक लिंक हो जाए या आपको फोमो ना रहे कि यार फ्रेंच रेवोल्यूशन तो छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आप फ्रांस के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इनके थिंकर्स के बारे में लिखेंगे। मोंटेस्क्यू के जैसे स्पिरिट ऑफ लॉ, इनकी जो बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। जॉन लॉक, ही एडवोकेटेड फॉर नेचुरल राइट्स। ये सारी चीजें मैं पहले करा चुकी हैं आपको, इसलिए मैं इस वीडियो में ये जल्दी जल्दी एक रिवीजन के तौर पे करा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो वो देख लो। ही एडवोकेटेड फॉर पर्सनल फ्रीडम, ही एडवोकेटेड फॉर राइट टू लाइफ, वॉल्टर, ये सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं फ्रांस के। ही प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स। रूसियो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताते हैं, है ना? तो ये सारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इन फ्रांस। तो ये हो गया, तो ये सारे थिंकर्स भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्पायर करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है फिर 1760 में इंग्लैंड में। अब मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये रेवोल्यूशन है, ये सिर्फ मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को फोमो ना रहे कि रेवोल्यूशन नहीं किया। हमने जो अभी 2 वीडियोस मैंने करी है उसमें डिटेल में ये सारी चीजें करी है। कल मॉडर्निटी जो हमने किया है वो रेवोल्यूशन के ही पॉइंट थे। इन रेवोल्यूशन की वजह से ही चेंजेस आ रहे थे ना, और उसी की से मॉडर्निटी आ रही थी। तो वही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर भी लिखने हैं। जैसे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, यहाँ पर आप टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी की बात करेंगे। इकोनॉमिक मॉडर्निटी में जो हमने पॉइंट्स लिखे थे उसके बारे में लिखेंगे, फिर इससे कुछ चेंजेस आए और उस चेंजेस को हमने सोशल मॉडर्निटी में पढ़ा था, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्विक रिवीजन में इम्पैक्ट देखें तो क्या था कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, फ्यूडलिज्म से अब हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गए थे। वर्किंग कंडीशंस हमने देखी थी कि चेंजेस जब हमने देखे थे सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ा था, तो वर्किंग कंडीशंस के बारे में देखा था। पुअर वर्किंग कंडीशन थी, इंक्रीज स्लम था। अगर इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो आपका न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज हो रही थी, एक्सटेंडेड से न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज हो रही थी ड्यू टू द माइग्रेशन। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे थे, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये डेवलप हो रही थी। फाइनेंस कॉर्पोरेशन डेवलप हो रहे थे, ट्रेड बढ़ रहा था, ग्लोबल ट्रेड हो रहा था। ये सारी चीजें आपको डालनी है। फिर इनके बारे में हमने नहीं देखा था, इन्होंने जो है स्पिनिंग जेनी इन्वेंट करी। दिस वाज द की डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ये उसमें मैंने नहीं कराया था, ये पॉइंट आप डालेंगे। फिर सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल डेवलप किया। फैक्ट्री सिस्टम जो डेवलप हुआ उसमें बहुत मदद करी। तो ये जो स्पिनिंग जेनी से ज्यादा मॉडर्न वर्जन अगर हम देखें तो स्पिनिंग म्यूल का था, ज्यादा बेटर क्वालिटी और एफिशिएंट ये थे, तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी। इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन सोशियोलॉजी देखें तो बहुत बार करा दिया है। जल्दी जल्दी क्विकली देखते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं, अब तक तो रट जाना चाहिए, इतनी बार मैंने आपको बता दिया है। साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। अब इनलाइटनमेंट थॉट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप किसके बारे में लिख सकते हैं? जॉन लॉक के बारे में लिख सकते हैं, रूसियो के बारे में लिख सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तक जितने थिंकर्स है पहले तो आप लिख दीजिए कि वो रीजन पे बात करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, फ्रीडम की, रैशनैलिटी की, जो भी मैंने आपको बताया है।
वो सब आप लिखेंगे। फिर आप सारे थिंकर्स के बारे में बताएं, जो जो जिस जिस कैटेगरी में आ रहे, जैसे इनलाइटनमेंट थॉट में आप जॉन लॉक और रूसियो के बारे में लिख सकते हैं कि जॉन लॉक ने थ्योरी दी है आपकी, इनकी जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इन्फ्लुएंस द आइडिया अबाउट सोसाइटी एंड गवर्नेंस, कि एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। रूसियो का जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, इससे हमें एक रिलेशनशिप पता चला कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या होता है। इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर दूसरा आप सोचेंगे कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इससे रिलेटेड थिंकर्स, तो आपको मसाला चाय डालनी है सब जगह। सॉरी, हिंदी में लिखने लग गई। आपको मसाला चाय डालनी है हर जगह। तो यहाँ पर हमने आइडियोलॉजिकल, ये इनलाइटनमेंट की बात कर दी। फिर हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का सोचेंगे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमी में कौन कौन से थिंकर्स आ सकते हैं, या इसमें क्या था। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या हो रहा था कि एक राइज हो रहा था, राइज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पर्टिकुलरली किसकी वजह से हो रहा होगा इकोनॉमी में राइज, किसकी वजह से हो रहा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी में किसका एग्जाम्पल डाल सकते हैं, आप एडम स्मिथ के बारे में बता सकते हैं। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पे आप कार्ल मार्क्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, क्लास स्ट्रगल के बारे में वो क्या कहते हैं, जिससे एक फ्रेमवर्क मिल रहा था कि सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से पावर डायनामिक्स चेंज होती है, किस तरीके से इनइक्वालिटी आती है। हमने पढ़ा था कि क्लास स्ट्रगल होता है पहले, एक इवोल्यूशन पढ़ा था कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म किस तरीके से आएगा, पहले किस तरीके की सोसाइटी थी, इन्वॉल्व होके कैसे होती। तो ये आपको स्पाइसिसली याद रखना है और वो सारी चीजें आपको डालते रहने हैं, और उससे रिलेटेड आप थिंकर्स भी डालते रहेंगे। फिर थिंक आप, यहाँ पर ये जो साइंटिफिक है, यहाँ पे साइंटिफिक मॉडर्निटी है ना, तो साइंटिफिक मॉडर्निटी को आप पॉजिटिविज्म के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो पॉजिटिविज्म में आप किसका एग्जाम्पल दोगे, यहाँ पर आप इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस कौन है, कौन हो सकते हैं, अगस्त कॉम्ट के बारे में लिखेंगे आप कि इट दे प्रपोज, ही प्रपोज्ड सोसाइटी को, मतलब डेवलप जो होती है वो 3 स्टेजेस से होती है, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिव स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में जो है वो रिलीजन डोमिनेट करता है, फिर मेटाफिजिकल स्टेज में फिलॉसफी डोमिनेट करती है, फिर फाइनली पॉजिटिव स्टेज आती है जहाँ पे साइंस डोमिनेट करता है। तो ही एडवोकेटेड फॉर अप्लाइंग scientific method, for using scientific method to study society, and he coined the term sociology। तो इनके बारे में आप positivism में लिखेंगे। सेंट साइमन के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आप evolutionary theory में अगर देखें, evolutionary theory में आप हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में लिखिए। इन्होंने जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया था वो आप लिखेंगे। तो ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सारा। लेकिन क्या है कि टॉपिक क्या है, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स का पर्सपेक्टिव डालना है कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी में, उन्होंने किस तरीके से सोशियोलॉजी के इमरजेंस में हेल्प करी। ये याद रख के इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को आपको एक्सपैंड करते जाना है। फिर उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं बताती हूँ। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स से भी इन्फ्लुएंस हुआ है सोशियोलॉजी, अगर हम देखें तो। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, इससे सोशल चेंजेस जो आ रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इन सोशल चेंजेस ने भी इन्फ्लुएंस किया है सोशियोलॉजिकल थिंकर में। यहाँ पे हम पर्किन गिलमैन के बारे में देखते हैं, ये वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, एडवोकेटेड फॉर वुमेन राइट्स, एनालिसिस ऑफ जेंडर रोल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। यहाँ पे आप जेन एडम्स के बारे में लिखेंगे, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो फोकस होता है यहाँ पर सोशल वर्क पे, नीड ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पे। तो ये फोकस कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, वही सेम यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड सोशल इशू एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन। तो एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे से पढ़ना है। तो ये एक
फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी डाल रहे हैं, पर्किंस गिलमैन एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं, जेन एडम्स जो है वो कह रहे हैं कि इम्पेरिकल रिसर्च होनी चाहिए सोशल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए, वही जो अगस्त कॉम कह रहे थे कि साइंटिफिक मेथड यूज करो सोसाइटी को पढ़ने के लिए, और सॉल्यूशन भी साइंटिफिक लेके आओ। ये सारी चीजें हैं। फिर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, किस तरीके से पैटर्न्स हैं, किस क्या लॉज हैं जो गवर्न कर रहे हैं इन चेंजेस को, कि क्यों सोसाइटी डेवलप हो रही है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। किन फैक्टर्स की वजह से प्रोग्रेस आ रहा है सोसाइटी में, किन फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइन आ रहा है, एवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में देखते हैं। यहाँ पर आप कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल डालेंगे। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय मटेरियल कंडीशन, हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय मटेरियल कंडीशन स्पेशली इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इवॉल्व होती है सोसाइटी। क्लास स्ट्रगल होता है रिचर पुअर के बीच में, जिससे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है, एक इवोल्यूशन होता है। क्लास स्ट्रगल होगा, फिर वो सब यूनाइट हो जाएंगे, एक रेवोल्यूशन आएगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप कार्ल मार्क्स के बारे में बताएंगे। अगर हम पूरा समराइज करें तो हमने क्या देखा है कि 5th सेंचुरी में से पहले रोमन एम्पायर का रूल था। सी, और इसको हम एज ऑफ एंटीक्विटी भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं 5th से 15th सेंचुरी में आपका डार्क एजेस आता है। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही थी। फिर यहाँ पे 15 से 17 सेंचुरी में हम देखते हैं रेनेसा आएगा। फिर यहाँ पे 17th 18th सेंचुरी के आसपास एज ऑफ रीजन एनलाइटनमेंट आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे रेनेसा में आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, इस पे फोकस किया जाएगा। यहाँ पर कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में हमने देखा था। इनकी वजह से क्या हो रहा था, चेंजेस आए, इन रेवोल्यूशन की वजह से चेंजेस आए इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेयर, प्रोफाउंड चेंजेस आए सोशल और इकोनॉमिक स्पेयर में। तो देयर वाज नीड फेल्ट टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस, और सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एमर्ज हुआ। तो ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ एमर्जेंस का। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा अभी देखते हैं। अब यहाँ पर एज ऑफ रीजन है, तो एज ऑफ रीजन में रीजनिंग पे फोकस है, ह्यूमन पोटेंशियल पे फोकस है, यहाँ पे रैशनैलिटी पे फोकस होगा। यहाँ के अगर हम थिंकर्स की बात करें तो हॉब्स हैं, यहाँ पे रूसियो हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जो जितने भी थिंकर्स है, कॉपरनिकस है, न्यूटन है, गैलीलियो गैलीली है, इनके बारे में बताना है। रेने डिस्कार्ट फिलोसफर्स है, उनके बारे में बताना है। थॉमस हॉब्स वगैरह यहाँ पर आपके आ जाएंगे पॉलिटिकल थिंकर्स में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो जनरल कॉन्टेक्स्ट है सोशियोलॉजी के एमर्जेंस में, अगर हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखें सोशियोलॉजी के एमर्जेंस में, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि मोनार्की से सीधा डेमोक्रेसी आ रही है फ्रांस में, तो एक अनार्की की सिचुएशन डेवलप हो रही है। एंड फ्रेंच थिंकर्स फेल्ट इमीडिएट नीड फॉर अ डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। ठीक है, तो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज होता है। तो ये पूरा समराइज वर्जन था फर्स्ट यूनिट के पार्ट ए का। यहाँ पर हमारा एंड होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी समझने में, तो आप मुझे बताना, कमेंट में आप बताना कुछ भी अगर आपको समझना हो। ये लेक्चर में मैंने डिटेलिंग में इसलिए ही नहीं कराया है, इस लेक्चर में मैंने डिटेल में इसलिए नहीं कराया है क्योंकि हमने पहले के 2 लेक्चर्स में हर एक चीज को बहुत डिटेल में किया है। तो मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन के तौर पे सारे रेवोल्यूशंस वगैरह आपको करवाए हैं। ठीक है, आपको अब कनेक्ट करना आना चाहिए। ये लेक्चर मेनली कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से आपको वहां की चीजें यहाँ पर डालनी है। ओके।
तो ये समरी मैंने आपको बता दी है। समरी में यही था कि जनरल कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीजें थी और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। फिर ये आपकी पीडीएफ है, आपको जो मैंने पढ़ाया है वो पीडीएफ में लिखा है, उसको आपको अच्छे से करना है। काउंटर एनलाइटनमेंट मूवमेंट, फिर मैंने आपको कंपैरिजन भी प्रॉपर बताया है, यहाँ पर भी कंपैरिजन है कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स और काउंटर एनलाइटनमेंट के बीच में क्या कंपैरिजन है। उसके बाद एनलाइटनमेंट क्या था वो है, कंजर्वेटिव रिएक्शन क्या था उसके बारे में है, और ये 10 पॉइंट्स है। ये आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, चाहे निमोनिक बना के करो कैसे भी करो, हालांकि निमोनिक वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आप वीडियो में जो मैंने शॉर्टली बताया है वो एक पेज में डाल दो, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आप प्लीज एक पेज या कॉपी पेन लेके बैठें, और जो जो मैं लिख रही हूँ वो भी आप मेरे साथ साथ लिखिए, तभी वो एक एक्टिव लर्निंग होगी। अगर आप सिर्फ ऐसे बैठ के देख रहे हैं तो उससे इतना आपको याद नहीं रहेगा, आपको समझ आ जाएगा लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। जो मैं लिख रही हूँ प्रॉपर आप भी लिखो, कुछ भी लिख मतलब स्क्रिबल करते रहो, ठीक है, या तो पीडीएफ खोल के बैठो, लेकिन ऐसे पैसिवली मत देखो कि आप घूमते घूमते देख रहे हो। तो आपको एक दो दिन तक याद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे, और आपने जो इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है वो भी बेकार जाएगा। तो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लिख लिख के करोगे तो आधा पौना घंटा और लगेगा, लेकिन अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद सिर्फ पीडीएफ पढ़नी है एक दो बार, उसके बाद फिर माइंड मैप से रिवीजन करना है। आसान ही तो है। हम खुद के लिए चीजें डिफिकल्ट बना देते हैं, इतनी डिफिकल्ट चीजें होती नहीं है। फिर इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में हमने कुछ मॉडर्निटी के ही चीजों को आपको यहाँ पर डालना है, कमर्शियल, साइंटिफिक, एनलाइटनमेंट पीरियड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें, की इवेंट्स भी डाल दिए हैं मैंने। इम्पैक्ट वगैरह फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस हमने देखा, सब सारे थिंकर्स के बारे में हमने देखा। की थीम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है यहाँ पर। फिर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हमने अच्छे से देख लिया कि इनलाइटनमेंट थिंकर्स क्या कहते हैं, यूज ऑफ रीजन की बात करते हैं, बिलीफ इन ह्यूमन पोटेंशियल की बात करते हैं, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमने देखा। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आप स्पेंसर के बारे में लिखिए। फिर मैंने आपको डार्विन के बारे में भी बताया, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करना। सोशल सर्वे यूज होने लगा, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट इन सोशियोलॉजी, शोइंग दैट प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी वर कॉज्ड बाय सोशल फैक्टर्स नॉट द नेचुरल वंस, क्योंकि अब साइंटिफिक मेथड पे सब फोकस कर रहे थे कि साइंटिफिक मेथड पे फोकस करो, एम्पिरिसिज्म पे हो रहा था, ऑब्जर्वेशन पे हो रहा था, ऑब्जेक्टिविटी पे हो रहा था। तो सर्वे, सोशल इश्यूज को समझने के लिए सर्वेज होने लगे, ये सारे। फिर समरी में मैंने आपको जनरल कॉन्टेक्स्ट बताया, और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें हैं। अब ये है माइंड मैप। माइंड मैप पे आते हैं हम। तो काउंटर एनलाइटनमेंट मूवमेंट में सबसे पहले हम एक ओरिजिन, एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था वहां पे कि जिस तरीके से कुछ भी अच्छा होता है तो उसके काउंटर में कोई ना कोई चीज आती है, जैसे ब्रह्मो समाज के काउंटर में धर्मा सभा आई थी, उसी तरीके से एनलाइटनमेंट के काउंटर में हमारा काउंटर एनलाइटनमेंट आएगा। अगर हम, फिर मैंने कंपैरिजन बताया था कि एनलाइटनमेंट जो है वो अब ये रिवीजन करा रही हूँ मैं, तो अब आपको बिल्कुल और ज्यादा फोकस होना है क्योंकि यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। ये नहीं कि रिवीजन है, माइंड मैप आ गया तो चलो स्किप कर दो। अगर आप पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, और नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मत ही करो। ठीक है, तो अब रिवीजन है तो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का हो रहा है, तो यहाँ पे अब आपका और ज्यादा फोकस चाहिए मुझे। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट में हमने फोकस किस पे था, इंडिविजुअलिज्म पे था, फ्रीडम पे था, लिबर्टी पे था। ठीक है, चेंज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इफ इररेशनल, इसकी बात थी। बिलीफ पे था कि जो चेंज है वो रिफॉर्म लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, प्रोग्रेसिव, ये चेंजेस को मॉडर्निटी को एज प्रोग्रेसिव देख रहे थे, मॉडर्न एंड फॉरवर्ड थिंकिंग उनके तौर पर देख रहे थे। लेकिन जब काउंटर एनलाइटनमेंट आता है तो इसके की स्कॉलर्स कौन है, लुई डी बोनाल्ट एंड जोसेफ डी मेस्ट्रियर। ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो सेंट्रल में है, ये कहते हैं कि इंडिविजुअल सेंट्रल है, ये कहते हैं सोसाइटी सेंट्रल है, सोसाइटी एक होली क्रिएशन है, गॉड क्रिएशन है, इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है। ये कहते हैं, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चेन से रिफॉर्म आएगा, हैप्पीनेस आएगा, ये कह रहे हैं कि चेन से कयोस आएगा, डिसऑर्डर आएगा, तो स्टेटस को होना चाहिए। ये ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट रखते थे। फिर उसके बाद अगर हम एनलाइटनमेंट के की आइडियाज और फिगर्स देखें,
तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की स्कॉलर्स अगर हम देखें, मॉन्टेस्क्यू, रूसियो, रेने डिस्कार्ट, हॉब्स, इसके बारे में देखेंगे। गोल क्या था? क्रिएट अ रैशनल वर्ल्ड यूजिंग रीजन एंड एम्पेरिकल रिसर्च। दे रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल अथॉरिटी लाइक मोनार्क, लाइक चर्च, दे रिजेक्टेड देम। फिर उसके बाद कंजर्वेटिव रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट, तो अपोजिशन किस किसने दिया? फ्रेंच स्कॉलर्स हैं, लुई डे बोनाल, जोसेफ डे मेस्टियर ने रिजेक्टेड एनलाइटनमेंट एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनको इन्होंने रिजेक्ट किया। ये कहते हैं कि मिडिल एजेस में वापस जाना चाहिए, वहां पर हमारा पीस था, हार्मनी था, तो दे सपोर्टेड गोइंग बैक टू मिडिल एजेस, बैक टू पास्ट की बात करते हैं। ये सोसाइटी गॉड क्रिएटेड है, तो इट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते हैं ये लोग। कंजर्वेटिव कहते हैं कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी प्राइमरी है। ये इंडिविजुअल को प्राइमरी रखते हैं। कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं सोसाइटी जो है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है। यहाँ पे ये इंडिविजुअल कहते हैं, एनलाइटनमेंट इंडिविजुअल की बात करते हैं। ये कहते हैं सोसाइटी एक डिवाइन क्रिएशन है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सोसाइटी को, कंजर्वेटिव सोसाइटी को प्राइमरी रख रहे हैं, एनलाइटनमेंट इंडिविजुअल को प्राइमरी रख रहे हैं। कंजर्वेटिव कहते हैं कि इंडिविजुअल का काम है कि सोसाइटी में फिट इन होना। सोसाइटी ने कुछ रोल दिए हैं परफॉर्म करने के लिए, तो इंडिविजुअल का काम है उन रोल को निभाना, उन पोजीशन को निभाना। लेकिन एनलाइटनमेंट कहते हैं कि इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सोसाइटी बना रहा है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी। फिर इंटरकनेक्टेडनेस बताते हैं, ये कहते हैं कि सोसाइटी के हर एक पार्ट इंटरडिपेंडेंट है, अगर एक में आप चेंज करोगे तो पूरा सिस्टम क्रम्बल डाउन हो जाएगा। लेकिन एनलाइटनमेंट कहते हैं कि चेंज प्रोग्रेसिव है और इससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। फिर फेयर ऑफ चेंज में अगर देखें तो कंजर्वेटिव, चेंज थ्रेटन्स सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, ये कहते हैं कि चेंज से सोसाइटी और इंडिविजुअल सफर करेगा। लेकिन एनलाइटनमेंट क्या कहते हैं कि चेंज जो है वो प्रोग्रेस प्रमोट कर रहा है, और ये जो इससे फेयर और एंजाइटी की कंडीशन आएगी वो एक टेम्पररी अफेयर है। ठीक है, फिर फोकस ऑन लार्ज स्केल इश्यूज, कंजर्वेटिव कहते हैं कि लार्ज स्केल सोसाइटल इश्यूज पे ये फोकस करते हैं। जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के, सोशल स्ट्रक्चर के, उसको ये इग्नोर करते हैं। और एनलाइटनमेंट थिंकर्स, दे हाईलाइटेड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। सोसाइटीज यूजफुलनेस में अगर देखें तो कंजर्वेटिव कहते हैं कि सोसाइटी प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक फैमिली, रिलीजन, जिससे इंडिविजुअल का जो सर्वाइवल है वो बेटर होता है, इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाता है, बेटर सर्वाइवल होता है। लेकिन एनलाइटनमेंट कहता है कि जो ये सोसाइटी हमें डॉगमास भी दे रहा है, इरेशनल प्रैक्टिसेस भी दे रहा है, उसका क्या? डॉगमास दे रहा है, सुपरस्टिशन दे रहा है, इरेशनल बिलीफ भी तो दे रहा है, ये चीज है। तो ये इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स की भी बात करते हैं। डिसऑर्गेनाइजिंग इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कंजर्वेटिव कहते हैं कि जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जो अर्बनाइजेशन है, इससे एक एंजाइटी और फेयर आ रहा है। तो एनलाइटनमेंट कहते हैं कि ये जो मॉडर्नाइजेशन, ये जो एंजाइटी और फेयर है, ये टेम्पररी अफेयर है, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। ठीक है, ये टेम्पररी अफेयर है, ये कुछ टाइम बाद लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को हेल्प करेगा, अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए। फिर एम्फोसिस ऑन नॉन रेशनल फैक्टर्स, कंजर्वेटिव रिचुअल्स और वर्शिप, जो ये नॉन रेशनल फैक्टर्स होते हैं, इसको इसके कहते हैं कि इससे एक मीनिंग मिलती है लाइफ में। तो जैसे जैसे रेशनैलिटी की तरफ हम जाएंगे, तो जो ये नॉन रेशनल फैक्टर्स है, रिचुअल्स है, वर्शिप है, जिससे एक हमारी लाइफ को, हमारी सोसाइटी को मीनिंग मिल रही है, डिक्लाइन हो जाएगा। और एनलाइटनमेंट तो इन नॉन रैशनल फैक्टर्स को पहले से ही रिजेक्ट करते हैं, जो सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस होती हैं, रिचुअल्स है, वर्शिप है, वो उसको पहले से ही रिजेक्ट करते हैं। फिर दे सपोर्टेड फॉर हायरार्की, कंजर्वेटिव्स ये कहते हैं कि ये जरूरी है, दे आर एसेंशियल फॉर द सोसाइटी, इट इज एसेंशियल फॉर द सोसाइटी। एनलाइटनमेंट प्रमोट्स इक्वालिटी। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी काउंटर एनलाइटनमेंट मूवमेंट की। फिर उसके बाद अगर हम इमरजेंस अगर हम देखें तो की सोसाइटल चेंजेस, इमरजेंस किस तरीके से हुआ? कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट पीरियड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पर आपको जो मैंने स्पाइसेस टी के पॉइंट्स बताए थे, फीचर्स बताए थे, वो ही हमें डालना है। क्यों? क्योंकि इन सारे रेवोल्यूशन की वजह से ही वो मॉडर्निटी आ रही है। ठीक है, और उन मॉडर्निटी की वजह से ही वो चेंजेस आ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट डालने हैं। कमर्शियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है? शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंट इकोनॉमी टू ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी, ओवरसीज डिस्कवरी हो रही है। पहले लैंड रूट से होता था ट्रेड, अब सी रूट, तो लैंड टू सी रूट। इटालियन मोनोपोली थी पहले, अब स्पेन और पोर्टुगल फंडिंग करने लगे, सी रूट डिस्कवर होने लगा। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग हुई, ट्रेड ग्रोथ हुआ, चेक्स, पेपर मनी, इन सब का इनोवेशन हुआ। एक
क्रेडिट फैसिलिटीज की, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता रहा, क्रेडिट फैसिलिटीज की जरूरत पड़ी, तो बैंकिंग एक्सपेंड हुई, राइज ऑफ कंपनीज, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मिडिल क्लास एमर्ज हुए। ये मिडिल क्लास 17 सेंचुरी तक एक वेल्दी वेल्दी पावर वेल्दी क्लास के तौर पे, वेल्दी मिडिल क्लास के तौर पे रहे, लेकिन 19 सेंचुरी आते आते ये एक पॉलिटिकल पावर, इन लोगों ने पॉलिटिकल पावर गेन कर ली। यूरोपनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हुआ, ट्रेड की वजह से, मिशनरी एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि मेडिवल पीरियड में चर्च की अथॉरिटी थी, चर्च ही एपिसेंटर था, चर्च वाज एपिसेंटर ऑफ लर्निंग, चर्च वाज सुप्रीम, चर्च के पास इमेंस पावर थी, चर्च वाज एपिसेंटर ऑफ अथॉरिटी। रेनेसा में क्रिटिकल थिंकिंग पे बात होती है, दे चैलेंज देयर अथॉरिटी, दे चैलेंज द मोनार्कियल सिस्टम, तो ब्रेकिंग फ्री ऑफ मेडिवल्स कंस्ट्रेंट, फोकस हुआ किस पे, विजुअल आर्ट्स पे, मेडिसिन पे, केमिस्ट्री पे, नेविगेशन पे। इस पे मैंने आपको बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, इन सब के बारे में बताया था, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये इनकी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, गैलीलियो, न्यूटन, इन सब के बारे में आपको लिखना है। फिर पोस्ट रेनेसा साइंटिफिक एडवांसेस के बारे में भी आपको लिखना है, जिसमें विलियम हार्वे आएगा, चार्ल्स डार्विन आएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर आएंगे। फिर एनलाइटनमेंट पीरियड में क्या हो रहा है, अगेन दे आर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रिजेक्शन ऑफ चर्च एंड स्टेट, साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी सोसाइटी, दे आर फोकसिंग ऑन रैशनैलिटी, नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग। इन्फ्लुएंस ऑन सोशियोलॉजी अगर हम देखें तो दे इट एम्फसाइज, क्या एम्फसाइज किया, ह्यूमन प्रोग्रेस, रैशनल एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इसके बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रेनेसा और एनलाइटनमेंट या साइंटिफिक रेवोल्यूशन और एनलाइटन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसमें वो नहीं है, आपको उसको प्रॉपर एक पेज में लिखना है, या पीडीएफ में अगर आप डिजिटली बनाते हैं तो आपको उसको करना है, तो कुछ चीजें आपको खुद से भी करनी पड़ेगी। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि फ्यूडल स्टेट सिस्टम था, डिवाइन राइट्स थे, कोई पर्सनल राइट नहीं था। फिर हमने पूरा रेवोल्यूशन देखा, उसके इवेंट्स देखे और उसका इम्पैक्ट देखा कि रिप्लेस फ्यूडलिज्म विद डेमोक्रेसी। तो अर्ली सोशियोलॉजिकल फोकस ऑन सोशल डिसऑर्डर, प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जब ये फ्यूडलिज्म से डेमोक्रेसी में गया तो एक एनार्की की सिचुएशन आई, और पॉलिटिकल, ये एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बना सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन एमर्ज होने के लिए। तो जो पॉलिटिकल, फ्रांस के पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, इस चेंज को आते हुए उनको एक नीड फेल्ट हुई फॉर द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की, इन चेंजेस, कोई जो चेंजेस आ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए एक डिसिप्लिन की जरूरत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मासिव सोशल और इकोनॉमिक शिफ्ट होता है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक मॉडर्निटी के पॉइंट्स लिखने हैं, आपको टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी के पॉइंट लिखने हैं, इनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं और जो सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस में आपको अभी तक मैंने जितने थिंकर्स बताए हैं वो स्पाइसेस के कैटेगरी में जो जो जहां जहां डल रहे हैं वो आपको लिखना है। जरूर नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है वही लिखो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप और थिंकर्स ऐड कर सकते हैं, मैंने तो एक दो आपको बताए हैं, है ना, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। तो उसके बाद जनरल कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया, रेनेसा, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, सोसाइटल चेंजेस आए, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन था इनटू डेमोक्रेसी, मोनार्की से सीधा डेमोक्रेसी, तो ये एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बना फॉर सोसाइटी, फॉर एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो ये सारी चीजें थी। आज के लिए इतना ही, और हमारा यूनिट 1 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देखेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लेना है आपको, पीडीएफ पढ़ लेनी है, माइंड मैप से अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।